मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग गैंग। मैं हूं कविता और हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेसन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत लोगों का एक समूह था जो उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि भारत लोगों का एक समूह था जो उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, ये कहाँ पे मिलता है लिखा हुआ। ए ऋग्वेद में, बी रामायण में, सी महाभारत में या डी भगवती सूत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है सतलुज नदी, बी रावी नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी या डी चेनाब नदी। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र हम उत्तर की ओर से देखना शुरू करते हैं तो भारत में कश्मीर के वहाँ से स्टार्ट होता है। तो उस साइड की हमें जो उत्तरी तरफ की नदियाँ हैं उनको हमें देख लेना है। तो उत्तरी भारत की जो नदियाँ हैं, सतलुज नदी है, बी रावी नदी है और चेनाब नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो उत्तरी भारत की नदी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ब्रह्मपुत्र नदी, वो इसका सही आंसर होगा कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें सतलुज नदी भी शामिल है, रावी भी शामिल है, चेनाब भी है और व्यास भी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी उसके सहायक नदी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में प्राचीन कालीन क्षेत्र मगध वर्तमान में हिस्सा है। ए बिहार का, बी उत्तर प्रदेश का, सी उत्तराखंड का या डी झारखंड का। तो यहाँ पे पूछा गया है जो प्राचीन कालीन महाजनपद मगध है उसकी वर्तमान भौगोलिक अवस्थिति क्या है, यानी कि वो वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे बिहार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत नाम के संदर्भ में सही कथन है। अ भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ब इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो देखिए, भरत नाम के विषय में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भरत नाम से संबंधित इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक बार कथन हम फिर से देख लेते हैं। कथन ए है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, सही है ये। सेकंड स्टेटमेंट है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में भी भरत नामक समूह के लोगों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल ए, केवल बी, ए व बी दोनों और ए तथा बी दोनों ही नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ए अ तथा ब दोनों ही सही हैं। ये जो कथन है अ और ये ब, ये भरत नाम के संदर्भ में सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत को छांटिए। यहाँ पे देखिए, असंगत को छांटना है हमें, यानी कि जो गलत है उस स्टेटमेंट को हमें देखना है। एक, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये सही है। हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है और सिंधु पार से जो ईरानी और यूनानी हमारे यहाँ पे आए थे उनके उच्चारण में स न होकर ह और ई था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सिंधु को इंडस कहा है और संस्कृत में उसका अर्थ है सिंधु। सेकंड, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज कहा। देखिए, ये सेकंड स्टेटमेंट आ ही गया है कि 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से जो यूनानी और ईरानी हमारे यहाँ पे दाखिल हुए थे उन्होंने सिंधु को हिंदोज या इंदोज कहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है, इंदोज नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश इंडिया कहलाया। और फोर्थ है, इंदोज नदी के पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश इंडिया कहलाया।
तो देखिए इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो सही है, सेकंड भी सही है। अब ये दोनों स्टेटमेंट मिल रहे हैं तो इन दोनों में से देखना है हमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है असंगत को छांटिए। तो देख लेते हैं। इंदौज नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश इंडिया कहलाया। तो ये स्टेटमेंट सही है, पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। और जबकि फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इंदौज नदी के पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश इंडिया कहलाया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1 व 4, बी 1 व 3, सी केवल 3, डी केवल 4। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है केवल 4, जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द में मेनू की भाषा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है उसमें मेनू शब्द की भाषा बताई गई है और उसका अर्थ बताया गया है। तो यहाँ पे मेनू शब्द की भाषा ही पूछी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए लैटिन, बी ग्रीक, सी हाथ। अच्छा, ये यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो गए हैं, इन्हें सही कर लीजिए आप। हाथ की जगह यहाँ पे कीजिए यूनानी और डी में कर लीजिए अरमाइक। देखिए यूनानी और अरमाइक जो है वो लिपि होने के साथ साथ भाषा भी है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हो गए। ए लैटिन, बी ग्रीक, सी यूनानी और डी अरमाइक। इसमें से आपको बताना है कि मेनू जो शब्द है उसकी भाषा कौन सी है। तो यूनानी और अरमाइक तो है नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। अब हमें देखना है लैटिन और ग्रीक में से। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो लैटिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियां लिखी जाती थीं। 1 ताड़पत्रों पर, 2 भुर्ज पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी 1 व 2 दोनों ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था कि प्राचीन समय में पांडुलिपियां लिखी जाती थी। पांडुलिपियां कहते हैं हाथ से लिखी गई किताबों, पुस्तकों या रचनाओं को। और ये जो पांडुलिपियां हैं वो 2 तरह के पत्तों या पत्रों पर लिखी जाती थी। एक तो है ताड़ पत्रों पर और दूसरा है भुर्ज नामक एक पेड़ हुआ करता था, उसकी छाल से पत्ते बनाए जाते थे उन पत्तों पर, जिन्हें भुर्ज पत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 1 व 2 दोनों इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे सही आंसर हो गया 1 व 2 दोनों, यानी कि ताड़ पत्रों और भुर्ज पेड़ की छाल से बने भोजपत्र दोनों पर ही प्राचीन समय में पांडुलिपियां लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द में मेनू शब्द का अर्थ है। ए पैर, बी हाथ, सी अंगुलियां या डी मस्तिष्क। तो देखिए, हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने मैन्युस्क्रिप्ट एक वर्ड पढ़ा था जो इंग्लिश का वर्ड है और जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है पांडुलिपि। उसमें एक शब्द आता है मेनू। ये जो मेनू शब्द है उसका अर्थ हमें बताना है, तो उसका अर्थ है हाथ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, हाथ। मैन्युस्क्रिप्ट में मेनू शब्द का अर्थ है हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख के विषय में असंगत कथन छांटिए। तो यहाँ पे असंगत यानी गलत कथन हमें बताना है, कौन सा है देखते हैं। 1 ये पत्थर या धातु की कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए हैं, सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख अशोक नामक शासक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ये भी ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अफगानिस्तान के कंधार में हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि मौर्य शासक अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। सी थर्ड है, कंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख 2500 वर्ष पुराना है, ये भी सही है। नेक्स्ट है 4, कंधार अभिलेख यूनानी व अरमाइक 2 भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अरमाइक और यूनानी 2 भिन्न लिपियां हैं और ये दोनों भाषाएं भी हैं, और कंधार से प्राप्त अशोक का जो अभिलेख है वो यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल 3, बी केवल 4, सी 1 व 2 और डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है असंगत कथन को छांटिए।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। कोई सा भी कथन जो है वो असंगत नहीं है। सारे जो 4 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं वो चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत और छांटिए। अब यहाँ पे भी हमें गलत बताना है कि क्या है इनमें से। एक, लिपियां अक्षरों व संकेतों से बनी होती हैं। दूसरा है, किसी भी भाषा के मूल में उसकी लिपि होती है। तीसरा है, जिस प्रकार लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है उसी प्रकार बोलने पढ़ने के लिए भाषा का प्रयोग होता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या डी कोई नहीं। तो देखते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट कह रहा है कि लिपियां अक्षरों व संकेतों से बनी होती है, सही है ये। सेकंड, किसी भी भाषा के मूल में उसकी लिपि होती है, ये भी सही है। और तीसरा है कि जिस प्रकार लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है उसी प्रकार से बोलने या पढ़ने के लिए भाषा माध्यम का काम करती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही को चुनिए। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से सही जो स्टेटमेंट हैं उन्हें हमें चुनना है। कथन 1, इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं। 2, अतीत के अध्ययन के लिए प्रयुक्त सामग्री को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। तीसरा है, पुरावस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। और चौथा है, इतिहासकार पुराविद स्रोतों का प्रयोग कर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो स्टेटमेंट्स में से हमें निकालना है सही को। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, हम लोग ऑप्शन डाल लेते हैं यहाँ पे। ए केवल 1, बी 2 व 3, सी 3 व 4, डी उपरोक्त सभी। ये आप यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं, तो ये सही है स्टेटमेंट। सेकंड है, अतीत के अध्ययन के लिए प्रयुक्त सामग्री को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, ये भी ठीक है। पुरावस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट है, इतिहासकार या पुराविद स्रोतों का प्रयोग कर अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए केवल 1, बी 2 व 3, सी 3 व 4 और डी उपरोक्त सभी। ये कह रहा है सही को चुनिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए कॉलम अ व ब को। तो ये कॉलम अ है और ये कॉलम ब है। कॉलम अ देख लेते हैं। कॉलम अ में दिया हुआ है अ पांडुलिपि, ब अभिलेख, स पुरातत्वविद और द इतिहासकार। अब इन्हें सामने कॉलम ब से मैच करना है। 1 अतीत का अध्ययन, 2 पुरानी इमारतें, ईंटें, मन के बर्तन, 3 धातु तथा पत्थर पर उत्कीर्ण लेख, 4 भोजपत्र तथा ताड़पत्र। और ऑप्शंस ये दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं किसमें क्या आना चाहिए। पांडुलिपि, पांडुलिपि ये है। पांडुलिपि में पांडुलिपि भोजपत्र या तथा ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। ब है अभिलेख, अभिलेख लिखे जाते थे धातु तथा पत्थर पर उत्कीर्ण लेख। तो अ में आ जाएगा 4, अ में 4, ब में आ जाएगा 3, पुरातत्वविद, पुरातत्वविद करते हैं पुरानी इमारतें, ईंटें, मनके और बर्तनों का अध्ययन, तो इसमें आ जाएगा 2। और चौथा है इतिहासकार, इतिहासकार करते हैं अतीत का अध्ययन, तो द में आ जाएगा 1, यानी 4 3 2 1। तो देख लेते हैं ऑप्शन किसमें मिल रहा है। 4 3 2 1, ए ऑप्शन में ही आंसर मिल गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 6 7 8 की पुस्तक हमारा अतीत शीर्षक में अतीत शब्द दर्शाता है। ए बहुवचन को, बी एकवचन को, सी ए व बी दोनों, डी दोनों ही नहीं। तो हम लोगों ने जब लेसन डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हमारा अतीत जो बुक का टाइटल है आवर पास्ट, उसमें जो पास्ट या अतीत शब्द है
वो पास्ट की प्लूरल फॉर्म को यानी कि बहुवचन को दर्शाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी है। नदी है पूछा है, देखिए यहाँ पे नहीं है नहीं पूछा है पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ए सतलुज, बी सोन, सी तुंगभद्रा और डी नर्मदा। तो गंगा की सहायक नदी यहाँ पे है सोन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमने पढ़ा है यहाँ पे गंगा और उसकी सहायक सोन नदी के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसी का विस्तारित रूप है, यानी कि बीसी की फुल फॉर्म बतानी है। इसमें देखते हैं, ए बिफोर क्राइस्ट, बी बाय द क्राइस्ट, सी बिफोर क्रिश्चियन या डी विद क्राइस्ट। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, बिफोर क्राइस्ट। बाकी ऑप्शन गलत हैं, लेकिन चारों ऑप्शन हमें देख लेने चाहिए, इसीलिए मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी का विस्तारित रूप है। यहाँ पे भी फुल फॉर्म पूछी गई है ए डी की। ए एडवांस डोमिनी, बी एना डोमिनी, सी आफ्टर डोमिनी या डी आफ्टर डेथ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एना डोमिनी। ए डी का एब्रीवेशन होगा एना डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी का विस्तारित रूप इतिहास के संदर्भ में है। ए ब्लड प्रेशर, बी ब्लेड पेबल्स, सी बिफोर पास्ट, डी बिफोर प्रेजेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतिहास के संदर्भ में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि बीपी का अर्थ ब्लड प्रेशर भी होता है मेडिकल में या साइंस में। हम बीपी की जो एब्रीवेशन है वो ब्लड प्रेशर भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया गया है इतिहास के संदर्भ में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बिफोर प्रेजेंट। बीपी का एब्रीवेशन होगा बिफोर प्रेजेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीई का विस्तारित रूप है। सीई का एब्रीवेशन पूछा है यहाँ पे। ए क्राइस्ट एरा, बी कॉमन एरा, सी क्राइसिस एरा या डी क्रिश्चियन एरा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एना डोमिनी शब्द की भाषा है। ए लैटिन, बी ग्रीक, सी संस्कृत या डी पर्शियन। तो एना डोमिनी हमने पढ़ा था, एना डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी ई का विस्तारित रूप है। ए बिफोर क्राइस्ट एरा, बी बिफोर क्रिश्चियन एरा, सी बाय द क्रिश्चियन एरा, डी बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बिफोर कॉमन एरा। बी सी ई जो वर्ड है उसका एब्रीवेशन है बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द बना है, यानी कि इंडिया जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है ये पूछा गया है। ए हिंडस से, बी हिंडन से, सी इंडन से या डी इंडस से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ईरानियों और यूनानियों द्वारा इसका उल्लेख किया गया है, उन्होंने इंडिया को इंडस कहा है। और ये जो हिंडन है इसमें ऑप्शन बी, हिंडन जो शब्द है ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है, वहाँ पर कपास को हिंडन कहकर संबोधित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मिलान कीजिए। यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और इनमें हमें दोनों को मैच करना है। अ कृषि का आरंभ, ब सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, स गंगा घाटी के नगर मगध का राज्य और द वर्तमान। अच्छा, इसमें कॉलम ख में इसके वर्ष दिए गए हैं, तो हमें इन इंसिडेंट्स को या इन घटनाओं को उनके वर्ष या समय या काल से मैच करना है। तो देखिए, कृषि का आरंभ, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, गंगा घाटी के नगर, मगध का राज्य और द वर्तमान। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार। 1 में है लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 2 में 2500 वर्ष पूर्व, 3 4700 वर्ष पूर्व
और 4 है 8000 वर्ष पूर्व। और इधर पहला कह रहा है कृषि का आरंभ। तो देखिए कृषि का आरंभ माना गया है लगभग 8000 वर्ष पहले। इसके बाद में आता है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर यानी कि प्रथम नगरीय क्रांति। तो उसका जो काल है वो है 4700 वर्ष पूर्व। इसी तरह से गंगा घाटी के नगर और मगध राज्य का उत्थान या मगध राज्य एक बड़े राज्य के रूप में, तो वो है 2500 वर्ष पूर्व। और इसी तरह से वर्तमान के लिए आएगा लगभग 2000 वर्ष पूर्व, क्योंकि यहाँ पे वर्ष 2000 को केंद्र बिंदु मानकर गणना की गई है समस्त घटनाओं और परिस्थितियों की। तो यहाँ पे इस तरह से ये चारों के ऑप्शन बनते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कहाँ हमें आंसर मिल रहा है 4 3 2 1। 4 3 2 1 ए है 1 2 4 3, बी है 1 2 3 4, सी है 4 3 1 2 और डी है 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात लिपि को जानने की राजा रानी की कहानी किस देश से संबंधित है? ए फ्रांस, बी इटली, सी मिस्र और डी जर्मनी। तो हम लोगों ने जब लेसन पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि मिस्र से रोसेटा नामक पत्थर पर एक कहानी उत्कीर्णित मिली है, लेख उत्कीर्णित मिला है राजा रानी की कहानी। तो राजा रानी की कहानी का संबंध है मिस्र देश से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरमाइक तथा यूनानी है? एक भाषा, 2 लिपि। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी दोनों ही नहीं। तो देखिए अरमाइक और यूनानी जो है वो लिपि भी है और भाषा भी है, यानी कि दोनों। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, केवल 1 केवल 2, 1 व 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र के रोसेटा से प्राप्त लेख में एल तथा ए अक्षर का प्रतीक किसे माना गया है? तो एल और ए अक्षर का प्रतीक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पत्थर मिला है उत्कीर्णित, उस पे जो विभिन्न चिन्ह मिले हैं उन चिन्हों से किन शब्दों को यहाँ पे पहचानने का या अंकन करने का प्रयास किया गया है, उसमें से पूछा गया है एल और ए के लिए किन प्रतीकों को वहाँ पे माना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए एल शेर, ए चिड़िया, बी ए शेर एल चिड़िया, सी एल त्रिभुज ए वर्ग, डी एल वर्ग ए त्रिभुज। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एल जो है वो शेर के लिए है और ए जो है वो चिड़िया के लिए है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। त्रिभुज के लिए वहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है और वर्ग के लिए भी वहाँ पे वर्ग का चिन्ह बना हुआ है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी में भी यही कह रहा है। जब हमने देखा था उसमें तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे कुछ चिन्ह बने हुए हैं जिनमें पशु, पक्षी और ये जो ज्यामितीय आकार की आकृतियाँ हैं उनके वहाँ पे चित्र बने हुए हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी के विषय में असंगत कथन बताइए। 1. एडी का विस्तृत रूप एना डोमिनी है जिसे हिंदी में ईसवी लिखते हैं। 2. एडी एना डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। 3. कभी कभी एडी की जगह सीई का प्रयोग भी होता है जो है कॉमन एरा। 4था है एडी इतिहास में काल या समय को दर्शाने वाली इकाई है। ऑप्शन है ए 1, बी 2 व 3, सी केवल 4 और डी कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपको असंगत यानी कि जो गलत है वो स्टेटमेंट आपको बताना है। स्टेटमेंट एक बार फिर से देखते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है एडी का विस्तृत रूप एना डोमिनी है जिसे हिंदी में ईसवी कहते हैं या लिखते हैं। बिल्कुल सही है ये। एडी एना डोमिनी 2 लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। ये भी ठीक है, एना डोमिनी ईसा मसीह के जन्म वर्ष से काउंटिंग होती है। तीसरा है कभी कभी एडी की जगह सीई का प्रयोग भी होता है जो है कॉमन एरा। ये सीई का एब्रिवेशन बताया गया है, कॉमन एरा, ये भी सही है। एडी इतिहास में काल या समय को दर्शाने वाली इकाई है। बिल्कुल ठीक है, ये भी ईसवी वर्ष को दर्शाने वाली ये यूनिट है।
तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के रोसेटा कस्बे से प्राप्त अभिलेख में कितनी भाषाओं तथा लिपियों का प्रयोग किया गया है? ए 2, बी 3, सी 1 या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी 3। जब हम लोगों ने लेसन डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था मिस्र में जो रोसेटा कस्बा है ये मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित है। देखिए, मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित रोसेटा नामक कस्बे से एक अभिलेख मिला है जिसमें 3 भाषाओं और 3 लिपियों का प्रयोग हुआ है। उसमें से एक है यूनानी लिपि और दूसरी है मिस्र की लिपि। तो ये जो मिस्र की लिपि है इसमें भी 2 प्रकार हैं, इसीलिए यहाँ पे इसे 3 प्रकार का माना गया है। ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे ये पूछा गया है कि कितनी प्रकार की लिपियों और भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मिस्र के रोसेटा कस्बे से प्राप्त अभिलेख में कौन कौन सी लिपि या भाषा का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे सकता है यूनानी, अरमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, मिस्री। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि रोसेटा से प्राप्त अभिलेख में यूनानी और मिस्री लिपि का प्रयोग किया गया है। उसमें भी यूनानी की एक भाषा है और मिस्री लिपि 2 प्रकार की, और उसकी 2 भाषाओं का ही प्रयोग वहाँ पे किया गया है। इस वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल ऑन करें। मैं कविता मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।